तो अभी हमने देखा टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स। तो अब हम ये देखेंगे जो लोन है वो हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, जिसे हम स्पेशली दो भागों में कह सकते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर और एक इनफॉर्मल सेक्टर। तो अगर जैसा कि हमने बोला फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो देयर आर सम सोर्सेज जहाँ से हम लोन ले सकते हैं। बैंक्स हैं, फैमिली है, मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ऐसी तरह बहुत सारे लोग हैं। तो जो बैंक है वो तो हो गया फॉर्मल सेक्टर लोन, और जो हमारी फैमिली है, मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो क्या हो गए इनफॉर्मल सेक्टर लोन। तो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स में ये होता है कि इनको कोई सुपरवाइज नहीं करता है, इनकी अलग टर्म्स और कंडीशन होती है। लेकिन अगर हम बात करें पर्टिकुलरली बैंक की, तो इट इज़ सुपरवाइज बाय द आरबीआई। तो यहाँ पे जो आरबीआई का रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्या है, द आरबीआई सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ ऑल फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स। आरबीआई ये देखता है कि जो लोन है वो सही तरीके से दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि केवल ऐसे बिजनेसमैन को दिया जा रहा है जो प्रॉफिटेबल है, और जो गरीब किसान है जिनको वाकई ज़रूरत है उनको नहीं दिया जा रहा है। उसके अलावा आरबीआई मॉनिटर्स दैट द बैंक इन एक्चुअली maintaining the minimum cash balance that is 15% of टोटल डिपॉजिट्स। इसके अलावा आरबीआई ये भी देखती है कि जो बैंक का मिनिमम बैलेंस है, जो कि उसकी कुल प्रॉपर्टी का 15% होना चाहिए, वो बैंक के पास है या नहीं, कि ऐसा ना हो कि जो कोई डिपॉजिटर्स है उसने वो पैसे लेने आया और बैंक के पास उतना पैसा ना हो। थर्ड क्या है, periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending, to whom, at what interest rate, etc. इसके अलावा आरबीआई ये भी देखती है कि जो बैंक है जो वो लोन दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, किस अमाउंट में दे रहे हैं, और उस पर उन्होंने क्या इंटरेस्ट रेट लगा रखा है। तो हमने देखा कि रोल ऑफ आरबीआई क्या होता है। अब उसमें हमने दो टर्म्स देखे थे, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो अगर हम फॉर्मल की बात करें तो जो फॉर्मल सोर्स ऑफ मनी है इट इज़ सुपरवाइज बाय आरबीआई, ठीक है। दूसरा इनफॉर्मल में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेज दिस क्रेडिट एक्टिविटीज़। फॉर्मल जो सोर्स होता है वहाँ पे आरबीआई ये देखता है, हमने पहले भी पढ़ा कि हमने जो बैंक है उसने कितना पैसा किसको किस अमाउंट में किस रेट के साथ दिया है। लेकिन जो इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं जो कि हम अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से या मनी लेंडर से लेते हैं, तो वहाँ पे हमें ये नहीं, मतलब जो बैंक है वो ये नहीं देखता कि कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, जो फॉर्मल सोर्स है वहाँ पे फिक्स रेट होती है और लो इंटरेस्ट होता है। वो ऐसा क्यों करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हो उसको लोन मिल सके और वो अपना काम कर सके। इनफॉर्मल में क्या होता है, जो हाई होता है और नो फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है। मतलब आप कितना भी पैसा इनफॉर्मल सोर्स से ले सकते हैं और उस पर आपको मैक्सिमम, यहाँ पे जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है इनफॉर्मल में वही मैक्सिमम हो जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो अगर कहा जाए कि फॉर्मल लोन का जो सोर्स है वो कौन होता है, बैंक होता है, विच इज़ सुपरवाइज बाय आरबीआई। और जो ये इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होता है आपको पता है फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स होते हैं जिनको सुपरवाइज नहीं किया जा सकता है। तो मेनली जो अधिकतर लोग हैं गांव वाले वो इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम इसे एक फैक्ट के रूप में देखें तो अगर हम बात करें फॉर्मल और इनफॉर्मल की, तो जो 50% है वो फॉर्मल सोर्स से लेते हैं, 50% जो है वो इनफॉर्मल सोर्स से पैसे लेते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो 90% जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो बैंक से लेते हैं और 85% लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सोर्स से लेते हैं। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे इतना डिफरेंस क्यों है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्स से पैसे क्यों लेते हैं। सबसे पहली बात पता था, वो गरीब किसान हैं, गांव में रहते हैं, तो उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, दे आर लेस एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते, कागजी कार्रवाई करने में उन्हें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, तो वो प्रेफर करते हैं कि गांव में ही किसी साहूकार या ज़मींदार से वो पैसे ले लें। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न, गांव में आसपास कोई बैंक नहीं होता, तो वो
बैंक से भी इस कारण से बचते हैं कि उनको बैंक ना जाना पड़े। तीसरी सबसे बड़ी बात, अब्सेंस ऑफ कोलेटरल। इनके पास कोई वैल्यूएबल चीज़ नहीं होती जो एज ए सिक्योरिटी वो बैंक को दे सके, इसलिए ये कोशिश करते हैं कि ये बैंक न जाके किसी पर्ची से पैसे ले लें। तो यहाँ पे जो किसका रोल सबसे ज़्यादा निखर के आता है, यहाँ पे सबसे बड़ा रोल होता है बैंक का। बैंक की ड्यूटी क्या होती है कि वो ये देखे कि जो लोन है वो उस ज़रूरतमंद इंसान को मिले जो कि हमारी इकोनॉमी में भी उतना ही योगदान देता है जितना कि दूसरे लोग। Thus, it is necessary that banks and cooperatives increase their lending, particularly in the rural areas। कि जो बैंक है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं वो बैंक गांव के आसपास अपने सेंटर खोलें, ब्रांचेस खोलें, सो दैट द डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट रिड्यूसेस। जिससे कि क्या होगा, वो इनफॉर्मल सोर्सेज की जगह फॉर्मल सोर्सेज यानी बैंक और कोऑपरेटिव से लोन ले सकेंगे। अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसमें बात आती है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। तो इस चैप्टर के अंत में जो बताया गया है कि कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं यानी स्वयं सहायता समूह, जिसमें मोस्टली 15-20 या इससे भी ज़्यादा मेंबर होते हैं। वो एक ही गांव के होते हैं, आस पड़ोस के होते हैं। तो ये मिल के हर महीने कुछ पैसे इस संस्था के अकाउंट में डालते रहते हैं और कुछ महीनों के बाद इनके पास इतना पैसा हो जाता है कि किसी भी उस ग्रुप के मेंबर को अगर पैसों की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली बिना किसी इंटरेस्ट के उसे दे देते हैं एक निश्चित समय के लिए। और अगर पैसों की ज़रूरत ज़्यादा है तो इस जो पैसा इनके पास जमा हो गया है उसे एज अ कोलेट्रल वो बैंक में जमा कर देते हैं। और जब उनका वो काम पूरा हो जाता है तो हर एक सदस्य मिलकर उस पैसे को बैंक में जमा करके अपनी जो कोलेट्रल है उसको वापस ले लेता है। कोलेट्रल के अलावा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक और फ़ायदा है कि एक तो ये ज़रूरतमंदों की मदद करता है क्योंकि ये पास पड़ोस के होते हैं, तो जो उनकी सोशल डे टू डे की प्रॉब्लम होती है उसे भी सॉल्व करते हैं। और इसी तरह सोशल इश्यूज़ पे भी ये बात बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और अपने गांव की तरक्की के लिए ये काम करते हैं। तो आपने देखा कि जो मनी है और क्रेडिट है वो कैसे हमारे इकोनॉमी को क्या कहते हैं इम्पैक्ट डालती है हमारी इकोनॉमी पे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप एक बार किताब में अच्छी तरह से पढ़िएगा, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। थैंक यू।